चैप्टर 14 लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमने एक मूविंग चार्ज जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्ज कर लें मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ पोल नीचे पड़ा हुआ है और साउथ पोल ऊपर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर हमने एक वायर को रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और फर्ज कर लें इस वायर की लेंथ L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं कैपिटल A का नाम दे देता हूं। और इस वायर के उस तरफ मैंने बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया और इस वायर के इस तरफ मैंने बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया। अब बताएं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी मेरी तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। आपको याद होगा ऐसा ही हमने एक टॉपिक पहले भी पढ़ा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बन गया और इस पे भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी। अभी हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें वही वाला फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा। अब फर्ज कर लें ये जो कंडक्टर है इस पे लगने वाली फोर्स का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अब आपको याद आ गया ना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब F के नीचे छोटा सा L लिख लें। उस L का मकसद ये है कि इस वायर की टोटल लेंथ L है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे आपको L क्रॉस B नजर आ रहा है। तो बताएं यहां इस रॉड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? देखें L की डायरेक्शन तो हम वही लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड थी, तो अगर मैं L क्रॉस B यानी अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को L की तरफ करूं और उसको B की तरफ घुमाऊं तो थंब जो है ना वो आपकी तरफ आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो इस पूरी वायर पे लग रही है वो आउटवर्ड है, आपकी तरफ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। अच्छा, अब करना ये है कि चूंकि ये तो हम जानते हैं कि करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना, जाहिर बात है यहां भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं तो वो हाई से लो पोटेंशियल यानी मेरी तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो मैं काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस को इमेजिन कर लेता हूं जो सारे के सारे मेरी तरफ आ रहे हैं। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और इन सारे चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जैसे पूरी वायर पे आउटवर्ड फोर्स लग रही थी जिसको मैंने अभी कैलकुलेट किया, इसी तरह इन सारे चार्जेस पे आउटवर्ड फोर्स लग रही है। उस टॉपिक में हमने पूरी वायर पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट की थी जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा। लेकिन आज के टॉपिक में इस पूरी वायर में जितने भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, इनमें से एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। फर्ज कर लें इस वक्त इसके अंदर टोटल 10 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और इन 10 के 10 चार्जेस पे ये वाली फोर्स लग रही है, पूरी वायर पे लग रही है, इसका मतलब है इन सारे चार्जेस पे लग रही है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, यानी मैं एक चार्ज की फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस टोटल फोर्स को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दूंगा। अगर टोटल 10 थे तो 10 से डिवाइड कर दूं, अगर टोटल 100 थे 100 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारा काम है जो आगे हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है। तो फर्ज कर लें मेरे पास ये जो वायर है ना, इसका टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल वॉल्यूम इसका है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। सिलेंडर के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है ना। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया A इंटू L। अब फर्ज करें मैं इस वायर के अंदर जो टोटल चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं ना, यानी पार्टिकल्स, उनकी तादाद पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। फर्ज कर ले मैं ये कह देता हूं कि अगर इस वायर का वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होता तो इसके अंदर टोटल जो चार्ज कैरियर्स हैं यानी पार्टिकल्स की तादाद वो है स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं छोटे n का नाम दे देता हूं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तो A इंटू L है जो मैंने पहले लिखा,
इसका मतलब है हमारे पास जो वायर है उसके अंदर जो टोटल चार्ज कैरियर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें 1 क्यूबिक मीटर के केस में तो चार्ज कैरियर्स की तादाद थी स्मॉल n, तो A इंटू एल वाले वॉल्यूम के केस में कितने चार्ज कैरियर्स होंगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा NaL। अब फर्ज करें जो एक चार्ज कैरियर आ रहा था ना, वैसे तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन किसी एक चार्ज कैरियर को आप कंसीडर करें जो इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, जिसका चार्ज Q है, इसकी वेलोसिटी V है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B और इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है कोई ना कोई, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर इज इक्वल टू, इसको छोटे q का नाम दे दें, स्मॉल q। तो इस वक्त हमारे पास टोटल चार्ज जो इस वायर के अंदर मौजूद है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टोटल चार्ज कैरियर जो इस वक्त वायर में मौजूद है वो हमने लिख लिए NaL। एक चार्ज कैरियर का चार्ज भी हमें पता चल गया स्मॉल q, तो टोटल चार्ज भी तो हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल चार्ज को आप डेल्टा कैपिटल Q का नाम दे दें, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, यानी NaLQ। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब फर्ज कर लें ये सारा चार्ज जो इस वक्त वायर में मौजूद है, ये चार्ज इस वायर से आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी किसी अगले हिस्से में चला जाता है वायर के, और पीछे से नया इतना ही चार्ज आ जाता है। तो बताएं इस चार्ज ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसने डिस्टेंस कवर किया जितना वायर की लेंथ थी, यानी मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू L। और इस काम के लिए जो इसकी स्पीड थी उसको मैं v का नाम दे रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू v। तो मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम को मैं डेल्टा टी का नाम दे देता हूं, जितने टाइम में ये सारा चार्ज इस वायर से आगे शिफ्ट हो गया और नया चार्ज इसकी जगह आ गया, इसको हम डेल्टा टी का नाम दे देते हैं। डिस्टेंस की जगह एल आ गया और स्पीड की जगह वी आ गया, एल ओवर वी। अब हम करंट फाइंड करने की पोजीशन में आ गए हैं। करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इस वायर में जो टोटल करंट है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं, और वो कितना है। डेल्टा क्यू की जगह पुट करेंगे NaLQ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी टाइम की जगह पुट करेंगे L डिवाइडेड बाय V, और नीचे वाली रेशो ऊपर जाकर उलट जाएगी, कुछ कैंसलेशन होगी, L L से कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बच गया NaQV, V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया था। यह है टोटल करंट जो इस वक्त वायर में फ्लो कर रहा है। इस टोटल करंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाई थी FL के नाम से, टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी, उसमें पुट कर दें। FL इज इक्वल टू I की जगह तो अब आपने लिखना है NaQV और ब्रैकेट के अंदर L क्रॉस B। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एक छोटा सा काम हमने करना है, आप डायग्राम में भी ये देख सकते हैं, और वैसे भी कंसेप्चुअली हम ये बात जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वही एल वेक्टर की डायरेक्शन ली जाती है, और वही इस वक्त चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसका मतलब है एल की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों मेरी तरफ है, यानी L और V के लिए हम यूनिट वेक्टर A की जैसा यूज कर सकते हैं, यानी L हैट इज इक्वल टू V हैट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 में आपको लिखा नजर आ रहा है ना, V इंटू L वेक्टर, V ब्रैकेट से बाहर है और L वेक्टर ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे लिखते हैं। हमें इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, अब करना यह है कि देखिए अंदर जो L वेक्टर लिखा हुआ था, जो मैंने साइड पे करके लिखा V इंटू एल वेक्टर, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो आप एल वेक्टर की जगह लिख दें L मैग्नीट्यूड इंटू एल यूनिट वेक्टर,
फिर हम अभी मैं ऊपर बता के आया हूं कि L यूनिट वेक्टर और V यूनिट वेक्टर सेम है, तो आप L यूनिट वेक्टर की जगह V यूनिट वेक्टर लिख दें। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, L मैग्नीट्यूड पहले लिख दें, V मैग्नीट्यूड और V यूनिट वेक्टर को इकट्ठा करके लिख दें। अगेन उसी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को इकट्ठा करें तो हमारे पास पूरा वेक्टर आ जाता है, यानी मेरे पास V वेक्टर आ गया। V मैग्नीट्यूड इंटू V यूनिट वेक्टर की जगह V वेक्टर लिख दिया। फाइनली V मैग्नीट्यूड इंटू L वेक्टर की जगह हम L मैग्नीट्यूड इंटू V वेक्टर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप देखें आपके पास हो गया NAQ पहले से मौजूद है, V की जगह L मैग्नीट्यूड लिख दिया और आगे L वेक्टर की जगह V वेक्टर लिख दिया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम आते हैं उसी चीज की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अब हमने एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये तो पूरी वायर पे लगने वाली फोर्स है, यानी इस वायर के अंदर जो टोटल चार्जेस थे ना उन पे लगने वाली फोर्स है, और उन चार्ज कैरियर्स की तादाद कितनी थी जो इस वायर के अंदर मौजूद है, ये आपको शुरू में नजर आ रहा होगा NaL। तो अब एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करने लगे हैं। फोर्स ऑन वन चार्ज कैरियर इज इक्वल टू टोटल फोर्स FL divided by number of charge carriers contained in this wire। और इसमें कितने चार्ज कैरियर्स थे? NaL। अब कैंसलेशन करें, N से कैंसिल, A से कैंसिल, L से कैंसिल। आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑन सिंगल चार्ज मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F के साथ नीचे छोटा सा B भी हम लिख लेते हैं, कैपिटल B, ये बताने के लिए कि ये मैग्नेटिक फोर्स है। और इस फोर्स की डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल से। कैसे? देखें, V की डायरेक्शन मेरी तरफ है, B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, तो V क्रॉस B करें तो फोर्स तो उसी तरफ लग रही है, और ये सेम वही डायरेक्शन है जो वायर पे लगने वाली फोर्स के लिए आपने कैलकुलेट की थी। अब ऐसा करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास बनेगा QVB साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर तो साइन थीटा की शक्ल में आता है, और ये थीटा है V और B के दरमियान बनने वाला एंगल। Q इज द चार्ज ऑन चार्ज, चार्ज कैरियर। तो केस 1 हम लिख लेते हैं, अगर एंगल 0 या 180 होता, यानी अगर ये वायर ऐसे पड़ी होती और चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे होते, या वायर को ऐसे उल्टा दें और चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, दोनों केसेस में अगर आप फॉर्मूला में एंगल 0 या 180 पुट करें, साइन फंक्शन का आंसर 0 आएगा और फोर्स भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर जो डायग्राम हमने शुरू में बनाई थी, इसी डायग्राम की बात करें, तो यहां पर V और B के दरमियान 90 का एंगल है और फोर्स भी मैक्सिमम लग रही है। कैसे? केस 2 में देखें, F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 90, साइन 90 का आंसर मैक्सिमम यानी 1 होता है, और आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई QVB। तो ये तो था मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब फर्ज कर लें ऐसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में है, इसके अंदर आप दो चार्ज पार्टिकल्स भेजते हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये चार्जेस कैसे हैं, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूं। फर्ज कर लें एक चार्ज है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज तो होता है Q की जगह प्लस E लिख दें, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो वेक्टर की फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपके पास आ जाएगी प्लस E V क्रॉस B। इसी तरह अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस E होता है, उसकी जगह आप माइनस E लिखेंगे। फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है उसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस E और ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको अगर मैं अंदर ब्रैकेट में ले जाऊं तो V क्रॉस B को उल्टा कर आप B क्रॉस V लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स की अगर तरतीब को उल्टाया जाए
यानी ए क्रॉस बी की बजाय बी क्रॉस ए फाइंड किया जाए तो आंसर माइनस में आता है, डायरेक्शन अपोजिट बनती है। तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन को अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता हूं और v क्रॉस बी उलट कर b क्रॉस v बन जाएगा। अब फाइनली पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो v क्रॉस b करेंगे, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो b क्रॉस v करेंगे। अब जरा देखिएगा डायरेक्शन क्या बन रही है। अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, उसी डायग्राम में जो मैंने शुरू से बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ आ रहा है, तो v क्रॉस b करूंगा तो फोर्स इस तरफ लग रही है। लेकिन अगर इस तरफ मेरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एफर्ट्स कर ले, तो अब फोर्स की डायरेक्शन b क्रॉस v से फाइंड करनी है, और b की डायरेक्शन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ, और v मेरी तरफ है। अब b क्रॉस v थंब इनटू द पेपर जा रहा है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।